नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। देश में बड़े अजीबो गरीब तरह का माहौल बन चुका है। सामने 26 जून यानी 24 जून से हमारे देश में संसद सत्र शुरू होने वाला है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इटली से वापस आ गए हैं, काफ़ी गंभीर रूप से काम में लग चुके हैं और लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। सरकार बचेगी, गिरेगी। अगला प्रधानमंत्री का भी कयास लगाया जा रहा है। लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी अगला प्रधानमंत्री बन सकते हैं 24 तारीख के बाद, क्योंकि मोहन भागवत जी उनसे मिलने गए। बंद कमरे में यही मीटिंग हुआ है। अब सवाल यह उठता है, क्या ये सरकार बचेगी भी या नहीं? मैं एक एक करके आपको सारी रूपरेखा बता रहा हूँ। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि सरकार के पास मात्र 240 सांसद हैं और इनके जो एनडीए के जो घटक दल हैं वहाँ से करीब 35-37 के सांसद जो हैं वह भी घबराए हुए हैं। कभी वो कहते हैं कि जो लोकसभा का स्पीकर है वो एनडीए का होना चाहिए, कभी वो कहते हैं भाजपा का होना चाहिए, कभी उनके अंदर का भी डर सता रहा है। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देता हूँ। 12 सांसद हैं जदयू के और खुद नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। उन 12 सांसदों में एक सांसद नीतीश कुमार नहीं है, ताकि हमेशा उन एक दर्जन सांसदों के बीच में रहे। तो कहने का मतलब बेलगाम सांसद 12 सांसद जो दिल्ली में रहेंगे और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। वह 12 के 12 सांसद कब चले जाएंगे भाजपा में, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसका भी कारण बता देता हूं कि संजय झा जो हैं वो भाजपा माइंडेड सांसद हैं, विजय चौधरी है, बाकी जितने भी और भी लोग हैं 12 सांसदों में, उस सब के सब भाजपा के तरफ रुझान रखने वाले हैं। अब नीतीश कुमार का यह भी टेंशन है कि अगर भाजपा का स्पीकर होगा और रातों रात 6-7 सांसद खींच लिए गए, झटक लिए गए, तो सदन में स्पीकर उनके पक्ष में होगा और ये भाजपा में चले जाएंगे और ये कुछ कर भी नहीं पाएंगे। सारा खेल तो स्पीकर का है। उधर 16 सांसद टीडीपी के हैं, तेलुगु देशम पार्टी के, और खुद चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री हैं। तो 16 के 16 सांसद बेलगाम वो दिल्ली में रहेंगे। उनका भी टेंशन है कहीं हमारे सांसद न काट लिए जाए। तो 12 और 16 हो जाता है 28। 2 सांसद हैं पवन कल्याण के, वह भी डरे हुए हैं, तो 30 सांसद गए। अब इधर 5 सांसद जो हैं चिराग पासवान के, जिसमें 5 में से एक वो खुद है और एक उनके जीजा हैं, बचे 3 सांसद। अब ये 3 सांसद कब लपक लिए जाएंगे, यहाँ भी टेंशन है। और क्या पता पहले चाचा भतीजा में नूरा कुश्ती हुई, काफी हंगामा हुआ, अब इस बार जीजा साले में हो जाए। भाजपा कुछ भी कर सकती है, ऐसा डर है। तो समस्या यहाँ भी है। तो ये 35 हो जाते हैं और 2 सांसद जयंत चौधरी के हैं, तो यहाँ भी डर बना हुआ है। तो ये सब के सब सोच रहे हैं कि एनडीए के घटक दल का अगर स्पीकर हो तो ये सारे सांसद बचे हुए रहेंगे। अब सवाल यह भी उठता है कि जो विपक्ष है उन्होंने कहा कि डिप्टी स्पीकर का पद हमें चाहिए। अगर नहीं दिया जाता है, पिछले 5 साल से ये जगह खाली है, अगर नहीं दिया जाता है तो फिर स्पीकर के चुनाव में सत्ता पक्ष और विपक्ष 2 तरफ के कैंडिडेट उतारे जाएंगे और इसका इलेक्शन होगा। जो जीतेगा वो स्पीकर होगा। सवाल यहां पर इतना ही नहीं रुक जाता, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को बहुमत भी साबित करना है। और संशय यह भी है कि आपको नहीं लगता कि पहले घटक दल से भिड़ेंगे मोदी जी अपने एनडीए पार्टनर से, उसके बाद विपक्ष से भिड़ेंगे? ऐसे हालात में क्या मोदी जी टिक पाएंगे?
जब एक मोदी युग की शुरुआत हुई तो शिवराज सिंह चौहान जो है वो दरकिनार कर दिए गए। वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और पिछले साल जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो उसमें उन्हें मुख्यमंत्री ना बना के मोहन यादव को बनाया गया, तो बिल्कुल बगैर पद के थे। फिर उन्होंने अपनी लाडली बहनाओं से जो है आरजू करके मध्य प्रदेश में एक अच्छा बहुमत हासिल कर लिया, और जब अच्छा बहुमत हासिल कर लिया तो उसके बाद अब उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। मोदी जी को यह भी चुभेगी कि जिन्हें काफी दूर रखा, जिन्हें प्रधानमंत्री के पद तक नहीं आने दिया। मैं आपको इस बीच में एक याद दिला देता हूं। एक बार कहा गया था कि सबसे ज्यादा समय तक भाजपा के मुख्यमंत्री रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो लाल कृष्ण आडवाणी जी कह चुके बीच में कि नहीं, शिवराज सिंह चौहान भी हैं, और तभी से नरेंद्र मोदी जी के नजरों में शिवराज सिंह चौहान खटक रहे थे। अब वो धीरे धीरे कैबिनेट तक पहुंच गए, मोदी के कैबिनेट में। ये भी समस्या है। आपको नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी जी जो बिल्कुल स्वच्छंद राज किए, एक छत्र राज किए, चाहे वो गुजरात हो अथवा केंद्र हो, क्या ये राज कर पाएंगे? विपक्ष ताकतवर है, विपक्ष केवल यहीं बैठा हुआ नहीं है, वह ईवीएम के ऊपर भी सवाल उठाया है, वो कोर्ट भी जा रहे हैं। आपको पता ही होगा महाराष्ट्र में एक ऐसी सीट है जहां मात्र 48 वोट से भाजपा वाले जीते हैं। कहने का मतलब उनको जो है निर्वाचन पदाधिकारी ने सर्टिफिकेट दिया। तो ले देकर विपक्ष कई जगह से नाखुश है। करीब 40-50 ऐसे सीट है जिसको विपक्ष ने चैलेंज किया है, और वह मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएगा। जैसे चंडीगढ़ में घोटाला हुआ था और सुप्रीम कोर्ट में उस घोटाले को पकड़ा गया था, बाद में आम आदमी पार्टी का जो है वहां पे महापौर बना। ठीक उसी तरह 40-50 सीट पर यह घपले नजर आए हैं, और जो महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे हैं और भी नेता है, सब के सब ने मूड बना लिया है कि सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, चैलेंज करेंगे। बेईमानी करके 240 सीट लाया गया है। अगर 40 सीट पर विपक्ष का आ जाता है, यानी भाजपा 200 पे आ जाती है, तो विपक्ष सरकार बनाने की तैयारी में आ जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो मध्यावधि चुनाव होगा इस देश में। और जिस हिसाब से कांग्रेस बढ़ रही है, अपना कुनबा मजबूत किया, राहुल गांधी की एक्सेप्टेंस आम जनता में बढ़ गई है, युवाओं में बढ़ गई है, लोग अब एक्सेप्ट करते हैं। कहने का मतलब यह है कि परिवर्तन जो भी हो, कांग्रेस के शासन काल में जो सिलेंडर की कीमत थी, जो दाल सस्ते थे, कहने का मतलब किचन के सामान जो सस्ते थे, सारे खाने पीने के आइटम, वह अब लोगों को याद आने लग गया है। और कांग्रेसी कार्यकर्ता अब बढ़ चढ़कर अपनी जो भी उपलब्धि है वो बताने में कामयाब भी हो रहे हैं। क्या हम इसे नहीं मान लें कि कुछ परिवर्तन की तरफ बढ़ गया है, और आरएसएस इस चीज को भांप गई है कि अब मोदी ब्रांड काम नहीं चलेगा, तो क्यों नहीं इस बीच में खेल करके योगी आदित्यनाथ जी को इस देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए और सनातन को ऊपर किया जाए। कहने का तात्पर्य है फिर हिंदुत्व जाग उठेगा और पूरे देश का हिंदू एक तरफा हो जाएंगे, फिर उनको उसी राग में लाया जा सकता है। ये आरएसएस की सोच है, और इसी सोच के तहत वह योगी आदित्यनाथ जी से भी मुलाकात किए, और जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी है। जबकि आपको यहां बता दें कि मोदी समर्थक टीम अलग है और योगी आदित्यनाथ जी का समर्थक टीम एक अलग है, जो कि योगी आदित्यनाथ जी को कुछ ज्यादा ही पसंद करते हैं। वो ये चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री बने, या तो भाजपा अपने आप में दो फाड़ होगी, अथवा विपक्ष इतना मजबूत होगा कि भाजपा को चलने नहीं देगा। ले देकर आने वाला जो समय है वो काफी संशय भरा हुआ है। क्या होगा नहीं होगा। इधर बहुजन राजनीति में जो हमने देखा, जो हमने पाया है
बहुजन समाज के लोग ही बसपा के खिलाफ ज्यादा करते हैं। जब हम अपने रिपोर्टिंग के दौरान अपने न्यूज चैनल के कार्यक्रम पर देखते हैं, आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, बहुजन समाज के लोग ही हमारे चैनल पर आते हैं और वही बसपा का विरोध करते हुए नजर आते हैं। भाजपा वाले, कांग्रेस वाले, कोई अलग से दर्शक आकर बसपा का विरोध नहीं करता। बसपा का विरोध करने वाले वही लाभार्थी वर्ग हैं जिन्होंने बसपा से कभी लाभ उठाया, कभी नीला झंडा लेकर आगे आगे चला। आज वह एक पैरेलल नेता की तलाश में कभी वो समाजवादी पार्टी की तरफ भागते हैं, कभी वो आजाद समाज पार्टी की तरफ भागते हैं। बसपा का जड़ खोदने में बहुजन समाज के ही मुट्ठी भर लोग लगे हुए हैं। वही बसपा में गिन गिन की आलोचना भी करते हैं, कमियां भी गिनाते हैं और इस तरह से बसपा उन चीजों से बाहर निकलने की तैयारी में है ताकि गांव-गांव जाकर कार्यकर्ता बनाए, एक फ्रेश कार्यकर्ता मान्यवर काशीराम के संदेश वहां तक पहुंचाएं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना जो था वो बहुजन समाज को जाकर दिखाएं, बताएं, ताकि वो एकजुट हो सके। कहने का तात्पर्य है, जैसे कहा जाता है कि 80%, 85% बहुजन समाज है और 15-20% सवर्ण समाज है, तो जो आलोचक, जो पैर खींचने वाले लोग, जो विरोध करने वाले लोग भी वही 85% में ही हैं, जो खुद को नेता बनाने के लिए, खुद को नेता मानने के लिए बसपा ही उनको सबसे बड़ा नजर आता है, क्योंकि उनके पास कोई प्रपोजल नहीं होता जनता के लिए, कोई नया रास्ता नहीं होता। वो जात बिरादरी करके अथवा बसपा में कमियां गिनाकर, उनके नेतृत्व में कमियां गिनाकर खुद को नेता स्थापित करने के फिराक में लगे रहते हैं। यह स्थिति है बहुजन समाज के और बहुजन समाज के पार्टियों के। बसपा पूरी मजबूती के साथ तैयारी कर रही है। उधर देश की राजनीति बिल्कुल अलग तरह से निकल रही है। कुछ कहा नहीं जा सकता कि मध्यावधि चुनाव होगा और स्थिर सरकार होगी, अथवा रोज आपको न्यूज सुनने को मिलेगा कि आज प्रधानमंत्री जी की सरकार गिर रही है, कल गिर रही है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।